नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, जो लूसेंट का एमसीक्यू यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न है उसका एक भाग आ चुका है। आज हम दूसरा भाग देखते हैं, जिसमें हम चैप्टर नंबर 3 से शुरुआत करेंगे, जिसका नाम है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। तो आइए इसका प्रश्न देखते हैं, जो कि हर एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं प्रश्न। तो जो प्रश्न है दोस्तों, सबसे पहला, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत क्या है? तो इसका जो सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है दोस्तों, भूकंप विज्ञान है। सियाल, सीमा तथा नीफे के रूप में भूगर्भ का विभाजन किसके द्वारा किया गया? तो स्वेज द्वारा। पृथ्वी के धरातल से केंद्र की ओर निम्नलिखित का सही क्रम क्या होगा? तो धरातल से केंद्र की ओर पूछ रहा है। तो दोस्तों, जो धरातल से केंद्र की ओर होगा हमारा सियाल, सीमा तथा नीफे होगा। सियाल, सीमा तथा नीफे। सबसे पहले आता है सियाल सबसे ऊपर, उसके नीचे सीमा और उसके नीचे नीफे। ये समझ लीजिए हमारा एक केंद्र है, इसके ऊपर फिर सबसे ऊपर सियाल, उसके नीचे सीमा और उसके नीचे नीफे। सियाल का मतलब होता है दोस्तों सिलिका और एल्युमिनियम। सीमा का मतलब होता है सिलिका और मैग्नीशियम। और नीफे का मतलब निकेल और फेरस यानी आयरन। आइए आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 4। तो इसका जो उत्तर है ये होगा बी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो आइए देख लेते हैं कौन सा कथन सत्य है। सियाल में ग्रेनाइट एवं नीज जैसी चट्टानों की प्रधानता होती है, तो यह सत्य है। सीमा का निर्माण मुख्यतः बेसाल्ट एवं ग्रेबो जैसी चट्टानों से हुआ है, ये भी सही है। क्रोड में निकेल एवं लोहा जैसे तत्वों की अधिकता होती है, ये दोस्तों क्रोड यानी केंद्र में, जिसे नीफे कहा हमने अभी, तो ये भी सत्य, यानी तीनों का तीनों कथन सत्य है। इसका उत्तर जो है डी होगा। भूपृष्ठ की किस परत में बेसाल्ट चट्टानों की अधिकता होती है? तो सीमा में। पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लोहा की प्रधानता होती है? तो निकेल और लोहा की प्रधानता दोस्तों जो होता है नीफे में, यानी सबसे अंदरूनी जो हमारा लेयर है उसमें। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत के लिए सर्वप्रथम सियाल शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो सबसे पहले सियाल शब्द का प्रयोग दोस्तों स्वेस ने किया था। इन्होंने विभाजन किया था सियाल, सीमा तथा नीफे। आइए प्रश्न संख्या 8 से देखते हैं। पृथ्वी की 3 संकेंद्री परतों में ऊपर से दूसरी परत का नाम क्या है? तो ऊपर से दूसरी परत का नाम दोस्तों है सीमा। पहली सियाल, उसके नीचे सीमा। पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ क्या है? तो पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला दोस्तों जो चुंबकीय पदार्थ है वो है निकेल। स्वेस ने पृथ्वी के आंतरिक भाग को 3 भागों में बांटा था। उनके विभाजन, एक मिनट दोस्तों, उनके विभाजन में नहीं है, तो सियाल है, सीमा है, सियाल है, सीमा है तथा नीफे है, लेकिन सब स्ट्रेटम नहीं है। आइए देखते हैं आगे। स्थल मंडल का तात्पर्य क्या है? तो स्थल मंडल का तात्पर्य दोस्तों है पृथ्वी की बाह्य पपड़ी। पृथ्वी की बाह्य पपड़ी को स्थल मंडल कहते हैं। स्थल मंडल की मोटाई भूकंपी तरंगों के आधार पर कितनी मापी गई है? एक मिनट दोस्तों, स्थल मंडल की मोटाई भूकंपी तरंगों के आधार पर कितनी मापी गई है? तो 100 किलोमीटर तक, 100 किलोमीटर अंदर तक। निम्नलिखित में से किस परत को बेरी स्फीयर कहा जाता है? तो बेरी स्फीयर किस परत को कहा जाता है? तो आइए देखते हैं। पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत को बेरी स्फीयर कहा जाता है। धरातल से भूगर्भ की ओर जाने पर गहराई के साथ तापमान वृद्धि की दर क्या है? तो जो तापमान वृद्धि की दर है दोस्तों वो, एक मिनट, 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 32 मीटर है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अनुसार भूगर्भ का विभाजन भूपटल, मेंटल तथा कोर में किया गया है। यह विभाजन किसका है? तो यह विभाजन दोस्तों ग्रांट द्वारा दिया गया है, ग्रांट। आइए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, कौन सा कथन गलत है? तो देख लेते हैं कौन सा कथन असत्य है। भूपटल यानी क्रस्ट की औसत मोटाई लगभग 33 किलोमीटर है, सही है। महाद्वीपीय भाग में भूपटल की मोटाई अधिक है, जबकि महासागरीय भाग में यह छिछला है, तो यह भी सही है। महाद्वीपीय भूपटल मुख्यतः ग्रेनाइट चट्टानों से निर्मित है, सही है। महासागरीय भूपटल की तुलना में महाद्वीपीय भूपटल का घनत्व तो अधिक है, तो दोस्तों ये गलत है, हमारा ये डी असत्य है। महासागरीय सतह का निर्माण किस प्रकार की चट्टानों से हुआ है?
तो महासागरीय सतह का निर्माण जो है बैसाल्ट चट्टान से हुआ है। मेंटल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है यानी कौन सा कथन गलत है? तो दोस्तों इसमें जो असत्य है वो हमारा बी है। इसका संपूर्ण भाग प्लास्टिक की अवस्था में गलत है। इसका संपूर्ण भाग प्लास्टिक की अवस्था में नहीं है। बाकी इसकी गहराई 35 किलोमीटर से 29 किलोमीटर तक है, ये सही है। पृथ्वी के आयतन का 83.83% एवं द्रव्यमान का 67.8% भाग मेंटल है। इसका घनत्व 3 से लेकर के 5.5 तक है। आइए प्रश्न संख्या आगे देखते हैं 19 से। स्थल मंडल में सम्मिलित यानी लिथोस्फीयर में क्या सम्मिलित दोस्तों? तो लिथोस्फीयर में ऊपरी भूपटल, निचली भूपटल तथा मेंटल का ठोस ऊपरी भाग सम्मिलित है। स्थल मंडल का विस्तार कितने किलोमीटर की गहराई तक है? 100 किलोमीटर। निम्न में से किसको वाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है? तो मेंटल को वाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है। मेंटल में निम्नलिखित में से किन तत्वों की प्रधानता होती है? तो दोस्तों जो हमारे मेंटल में सिलिका और मैग्नीशियम की प्रधानता होती है। पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का लगभग कितना प्रतिशत मेंटल में पाया जाता है? तो पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का लगभग 68% मेंटल में पाया जाता है। अभी आपने देखा 67 दशमलव कुछ था यानी 68%। मोह असंबद्धता किससे संबंधित है? तो क्रस्ट तथा मेंटल के बीच, क्रस्ट तथा मेंटल के बीच दोस्तों। ये आप लोग का आंसर है, स्क्रीनशॉट मार सकते हैं पर इसकी कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ, तो इसलिए स्क्रीनशॉट मारने की अगर मारना चाहें तो आप लोग मार सकते हैं, पर इसकी मुझे लगता नहीं कि आप लोग को कोई ज़रूरत होगी। आइए चलिए आगे देखते हैं। चैप्टर नंबर 4 देखते हैं। महाद्वीप एवं महासागरीय नित्तल की उत्पत्ति। आइए प्रश्न देखते हैं। महाद्वीप, एक मिनट दोस्तों, एक मिनट रुक जाइए। महाद्वीप और महासागर किस श्रेणी के उच्चावच हैं? तो महाद्वीप और महासागर प्रथम श्रेणी के उच्चावच हैं। पृथ्वी के धरातल के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है? तो महाद्वीपों का विस्तार दोस्तों हमारा है 29.2% पर। महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत के प्रणेता कौन है? तो महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत के प्रणेता वेगनर हैं, अल्फ्रेड वेगनर। कार्बोनिफेरस युग में विश्व में संपूर्ण महाद्वीप आपस में मिले हुए थे, यह किसकी मान्यता है? तो दोस्तों यह जो मान्यता है वेगनर की है। वेगनर के एक मिनट दोस्तों, ये प्रश्न संख्या 4 है। आइए आगे देखते हैं, एक मिनट आप लोग रुक जाइए। हाँ, प्रश्न संख्या थोड़ा सा पीछे हो गया है, इसे मैं फिर से लाता हूँ, एक मिनट दोस्तों। हाँ आइए देखते हैं। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? तो प्लेट विवर्तनिक दोस्तों 1960 में प्रस्तुत हुआ था। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? हैरी हैस ने। वेगनर के अनुसार महाद्वीपीय विस्थापन जिस दिशा में हुआ है वह कौन सा है? तो भूमध्य रेखा व पश्चिमी। वेगनर के अनुसार पेंजिया का विखंडन किस युग में प्रारंभ हुआ? तो पेंजिया का विखंडन कार्बोनिफेरस युग में प्रारंभ हुआ। आइए को प्रश्न संख्या 9 देखते हैं। वेगनर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है यानी कौन सा कथन गलत है? तो देख लेते हैं। तो पहले असत्य देख लेते हैं दोस्तों। तो पेंजिया टेथिस सागर नामक महासागर से घिरा हुआ था, यही कथन असत्य है, क्योंकि पेंजिया जो है टेथिस सागर नहीं बल्कि पैंथलासा नामक महासागर से घिरा हुआ था। कार्बोनिफेरस युग में विश्व के सभी महाद्वीप आपस में जुड़े हुए थे, जिसे उन्होंने पेंजिया कहा है, सत्य है। उत्तरी अमेरिका, यूरोप आदि अंगारा लैंड के भाग थे, ये भी सत्य है। अंटार्कटिका गोंडवाना लैंड का अंग था, सही है दोस्तों। जो हमारा पेंजिया था 2 भागों में जो विभाजन हुआ, तो उत्तरी हिस्सा अंगारा लैंड और जो दक्षिणी हिस्सा था वो गोंडवाना लैंड में बट गया। आइए आगे देखते हैं। ये प्रश्न संख्या 9 था। 10 देखते हैं। महाद्वीपीय विस्थापन को स्पष्ट करने वाला नवीनतम सिद्धांत कौन सा है? तो दोस्तों नवीनतम सिद्धांत जो वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, सॉरी दोस्तों, जो नवीनतम सिद्धांत पूछ रहा है तो नवीनतम है प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत यानी प्लेट टेक्टोनिक सिस्टम। आइए देखते हैं चैप्टर नंबर 5 अक्षांश एवं देशांतर, जिससे बहुत ही महत्वपूर्ण ये चैप्टर है, इससे क्वेश्चन बनता ही बनता है। आइए प्रश्न देखते हैं इसका। भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण दिए गए स्थान की कोणीय दूरी क्या कहलाती है? तो जो दोस्तों भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण दिए गए अक्षांश की जो कोणीय दूरी है वो हमारी कहलाती है अक्षांश। निम्नलिखित में से कौन सा बृहद वृत्त ग्रेट सर्कल का उदाहरण है? तो ग्रेट सर्कल का उदाहरण दोस्तों भूमध्य रेखा है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निम्न में से क्या है? तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर दोस्तों 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। ध्रुवों की तरफ जाने पर अक्षांश रेखाओं के व्यास की प्रकृति कैसी होती है? तो ध्रुवों की तरफ जाने पर यह घटता है।
आइए आगे देखते हैं, सूची मिलान करते हैं। 1 मिनट दोस्तों, सूची मिलान कर लेते हैं। जो हमारी भूमध्य रेखा है वो 0 डिग्री है। कर्क रेखा, 1 मिनट दोस्तों, कर्क रेखा जो है दोस्तों 23.5 डिग्री उत्तर में है। भूमध्य रेखा 0 डिग्री, कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर, मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण, आर्कटिक वृत्त 66.5 डिग्री उत्तर और अंटार्कटिक वृत्त 66.5 डिग्री दक्षिण। दोस्तों आप लोग इसको अब आंसर मैंने मिला दिया है, आप लोग इसका अब देख लीजिए, आंसर मान लीजिए। आगे चलते हैं। धरातल पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी निम्न में से किसके बराबर होती है? तो 1 डिग्री अक्षांश 111 किलोमीटर बराबर होती है। भूमध्य रेखा के अतिरिक्त कौन सी अक्षांश रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है? तो कोई भी अक्षांश रेखा नहीं बांटती। मकर रेखा अथवा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश वृत्त निम्नलिखित में से कहाँ से होकर गुजरती है दोस्तों? तो इनमें से जो ऑप्शन दिया है, इनमें से भारत से होकर गुजरती है। वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है क्या कहलाती है? तो भूमध्य रेखा कहलाती है। आइए प्रश्न संख्या 1 मिनट 9 हो गया, 10वां देखते हैं। 10 कहाँ पर है? अक्षांश भूपृष्ठ पर भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण एक बिंदु की कोणीय दूरी है। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो हमारा बी है, भूमध्य रेखा से मापी जाती है। दोनों ध्रुवों को जोड़ने वाली वह काल्पनिक रेखा जो भूमध्य रेखा को समकोण पर प्रतिच्छेदित करती है क्या कहलाती है? तो देशांतर रेखा कहलाती है। 1 मिनट दोस्तों आपको दिखा देता हूँ, ये हमारी पृथ्वी है। इसका जो आप लोग देख लीजिए, पृथ्वी सही नहीं बना, फिर भी आपको समझाने के लिए उद्देश्य है। जो रेखा इस तरह गई है ये हमारी अक्षांश रेखा है, और जो रेखा इस तरह है वो हमारी देशांतर रेखाएं हैं। आइए आगे देखते हैं। 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? तो 2 देशांतर के बीच की जो दूरी है उसे हम गोरे कहते हैं, गोरे। एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समय का अंतराल होता है? तो 4 मिनट का। आइए, वह अक्षांश रेखा जिस पर सदैव दिन व रात की अवधि समान रहती है वह कौन सी है? तो भूमध्य रेखा। पृथ्वी पर सबसे उच्चतम तापक्रम रिकॉर्ड किए जाते हैं, तो सबसे उच्चतम तापमान जो दोस्तों रिकॉर्ड होता है भूमध्य रेखा पर। 1 मिनट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो आइए देख लेते हैं। इसमें से असत्य पहले ही देख लेते हैं, असत्य पहला ही है। देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 180 जो दिया हुआ गलत है, इसकी कुल संख्या 360 है। किसी भी स्थान की ग्रीनविच रेखा से कोणीय दूरी को उस स्थान का देशांतर रेखा कहा जाता है, सही है। देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी विषुवत रेखा पर अधिकतम एवं ध्रुवों पर 0 होती है, ये भी सत्य है दोस्तों। विषुवत रेखा देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी, विषुवत रेखा पर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी 111.3 किलोमीटर की है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? आइए देख लेते हैं। सबसे पहले असत्य कथन ही जान लेते हैं। तो असत्य दोस्तों हमारा बी वाला है, जो हमारा दूसरा दिया हुआ असत्य है। दूसरा है क्या? किसी भी स्थान की प्रधान यमुनोत्तर से कोणीय दूरी को उस स्थान का अक्षांश कहा जाता है। दोस्तों गलत है, प्रधान यमुनोत्तर से नहीं, अक्षांश नहीं कहा जाता, इसे देशांतर कहते हैं, देशांतर। विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी में आंशिक रूप से वृद्धि होती है, ये सत्य है। विषुवत रेखा एक बृहद वृत्त है, ये भी सत्य है। सभी देशांतर रेखाएं बृहद वृत्त हैं, ये भी सत्य है। 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग कितनी होती है? तो 111 किलोमीटर। 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ पर होगी? तो दोस्तों देशांतर की पूछा है, तो ये हमारी विषुवत रेखा पर होगी। कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? तो कुल अक्षांशों की संख्या दोस्तों जो पूछा है तो ये हमारा है 180। वैसे तो 179 होगा एग्जैक्ट आंसर, लेकिन इसमें ऑप्शन में 180 दिया हुआ है, पर इसका एग्जैक्ट दोस्तों 179 होगा, क्योंकि भूमध्य रेखा को हम 2 बार इसमें गिन लिया, इसलिए 180 बता रहा है, जबकि भूमध्य रेखा एक ही है। आइए प्रश्न संख्या 20 था, 21 से देखते हैं। देशांतरों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों देशांतरों की संख्या जब पूछे तो 360 है। विषुवत रेखा के समानांतर कल्पित रेखाएं क्या कहलाती हैं? ये दोस्तों हमारी पृथ्वी है, विषुवत रेखा, इसके समानांतर कल्पित रेखाएं अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। आइए देखते हैं। पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो देशांतर। ये हमारी पृथ्वी है, ये उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिणी, इसको जो मिलाने वाली रेखा है देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। आइए, प्रधान मध्याह्न रेखा किस स्थान से होकर गुजरती है? तो ग्रीनविच से। ग्रीनविच रेखा से तात्पर्य है
तो ग्रीनविच रेखा से दोस्तों तात्पर्य है 0 डिग्री देशांतर को हम ग्रीनविच रेखा कहते हैं। मकर रेखा निम्न में से किस देश से होकर नहीं जाती है? तो इन सब ऑप्शनों में से दोस्तों जो मकर रेखा है फिलीपींस से नहीं गुजरती, जबकि चिली से, अर्जेंटीना से और दक्षिण अफ्रीका से गुजरती है। पृथ्वी 1 घंटे में कितना देशांतर घूम लेती है? तो पृथ्वी 1 घंटे में दोस्तों 15 डिग्री देशांतर घूम लेती है। 1 डिग्री देशांतर दोस्तों जो है 4 मिनट लेती है, इसलिए 15 डिग्री मतलब 60 मिनट 1 घंटे। दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश क्या है? तो दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश दोस्तों 90 डिग्री है। निम्नलिखित में से किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है? तो दोस्तों जो इसमें से ऑप्शन दिया हुआ है कोलंबिया, केन्या तथा इंडोनेशिया, इन तीनों देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है। आइए देख लेते हैं। निम्न में से किसका मिलान गलत किया गया है? कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश सही है। मकर रेखा 66.5 उत्तरी अक्षांश गलत है, क्योंकि मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा हमारा जो है ये दिया हुआ है 0 डिग्री। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा 0 डिग्री रेखांश दोस्तों ये भी हमारा सही है। सॉरी दोस्तों, ये गलत है। मकर रेखा 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश ये भी गलत है, और अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा 0 डिग्री रेखांश ये भी गलत है। जबकि दक्षिणी ध्रुव वृत्त 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश सही है, और कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश सही है। तो हमारा 2 और 3 गलत है, असत्य है। आइए देखते हैं आगे प्रश्न संख्या 31। देशांतरित दूरी 1 घंटे के समय अंतराल के बराबर होती है। तो दोस्तों जो देशांतरित दूरी है 1 घंटे में हमारा कितना समय लेती है? तो 15 डिग्री। 1 डिग्री के लिए 4 मिनट, तो इस 15 डिग्री बराबर 4 × 15 बराबर 60 मिनट, यानी 1 घंटे। कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती? तो दोस्तों जो इन सब ऑप्शनों में से कर्क रेखा हमारी बांग्लादेश से नहीं गुजरती है, जबकि म्यांमार, नेपाल तथा चीन से गुजरती है। सॉरी दोस्तों, ये मैंने आप लोगों को गलत बता दिया, इसका आंसर आप लोग फिर देख लीजिए। जो कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है पूछ रहा है, तो नेपाल से नहीं गुजरती है, जबकि म्यांमार, बांग्लादेश तथा चीन से गुजरती है। दोस्तों कहीं कहीं जल्दी बताने में कई क्वेश्चन का गलत हो जाता है, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि उसी समय सही कर दूँ। यदि भूल जाता हूँ तो आप लोग कमेंट में उसका सही सही उत्तर दे दिया करिए, ताकि और बच्चों को कोई परेशानी ना हो सके। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 33। उत्तरी गोलार्ध में भू धरातल अधिकतम है। तो उत्तरी गोलार्ध में भू धरातल 30 डिग्री से 40 डिग्री नॉर्थ तक अधिकतम है। मानचित्र पर स्थित अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो दोस्तों इसमें सत्य जो है दोनों एक दूसरे को लंबवत काटती हैं, यही सत्य है। दोनों समानांतर है नहीं, दोनों ध्रुवों पर मिलती है ये भी गलत है, दोनों भूमध्य रेखा पर मिलती हैं ये भी गलत है, जबकि दोनों एक दूसरे को लंबवत काटती हैं, यानी इस तरह। तो ये दोस्तों सत्य है। आइए आगे चलते हैं। यहाँ पर दिन तथा रात एक समान होते हैं, तो पूछ रहा है कि कहाँ पर दिन तथा रात एक समान होते हैं? तो भूमध्य रेखा पर। निम्नलिखित नगरों में से कौन सा एक भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है? तो इन सब नगरों में से दोस्तों जो सबसे निकट है वो है सिंगापुर। निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। आइए देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया, नामीबिया, ब्राज़ील तथा चिली। इसमें से पूछ रहा है कि उपरोक्त में से किन किन से होकर मकर रेखा गुजरती है? तो मकर रेखा दोस्तों चारों से, ऑस्ट्रेलिया, नामीबिया, ब्राज़ील तथा चिली चारों से गुजरती है, 1 2 3 4। भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? तो दोस्तों जो हमारी भूमध्य रेखा है इन सब ऑप्शनों में से मैक्सिको से होकर नहीं गुजरती है, जबकि कीनिया, इंडोनेशिया तथा ब्राज़ील से गुजरती है। आइए प्रश्न संख्या 39 देखते हैं। मानचित्र व ग्लोब पर पाई जाने वाली प्रतिच्छेद रेखाओं को क्या कहते हैं? तो जो दोस्तों मानचित्र व ग्लोब पर प्रतिच्छेद रेखाएं होती हैं उन्हें भौगोलिक रेखाजाल कहा जाता है। 49 डिग्री नॉर्थ अक्षांश किस किस के बीच सीमांकन करता है? तो ये अमेरिका और कनाडा। आइए अगला चैप्टर देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा व समय। आइए प्रश्न देखते हैं यहाँ से। 1 मिनट दोस्तों, आप लोग को मैं बता रहा हूँ। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा दोस्तों 180 डिग्री देशांतर कहलाता है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया था? तो 1884 ईस्वी में। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा की स्थिति निम्न में से किसके निकटतम है? तो ये दोस्तों 180 डिग्री पूर्वी एवं पश्चिमी देशांतर के निकटतम है। आइए आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 4 से। ग्रीनविच से 180 डिग्री मध्याह्न काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा।
दूसरी यमुनोत्तर रेखाओं के विपरीत अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा टेढ़ी मेढ़ी बनाई जाती है क्यों? ये पूछ रहा है टेढ़ी मेढ़ी क्यों बनाई जाती है? क्योंकि कुछ भूमि क्षेत्रों द्वीप समूहों को उसी कैलेंडर दिवस में रखा जा सके, इसीलिए। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा बिल्कुल सीधी नहीं है, क्योंकि इसका कारण है, तो इसका कारण दोस्तों कुछ देशों के विभिन्न भागों के दिन एवं समय को एक समान रखना, इसीलिए बराबर नहीं है। उत्तरी प्रशांत महासागर में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के विचलन का कारण क्या है? तो एलिसियन, 1 मिनट दोस्तों। उत्तरी प्रशांत महासागर में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के विचलन का क्या कारण है? तो इसका जो कारण है वो है एलिसियन द्वीप समूह। यदि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर दिन के 12 बजे हो तो उस समय भारत का मानक समय क्या होगा? तो उस समय भारत का मानक समय दोस्तों 5:30 बज के शाम होगा, क्योंकि हमारी जो भारत की अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है वो ग्रीनविच से 5 घंटा 30 मिनट आगे है, इसलिए 12 बजे दोपहर से यदि हम जोड़ेंगे तो 5 घंटा 30 मिनट आगे, मतलब 5:30 शाम हो जाएगा। इसी तरह दोस्तों आप लोग जोड़ सकते हैं। पृथ्वी को कितने समय कटिबंधों में बांटा जा सकता है? तो 24। भारत का प्रामाणिक मानक समय किस देशांतर से लिया गया? तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। भारत का प्रामाणिक समय किस स्थान से निश्चित किया जाता है? तो इलाहाबाद से। ग्रीनविच माध्य समय, ग्रीनविच मीन टाइम तथा भारतीय प्रमाण समय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के बीच समय अंतराल कितना है? तो 5.5 घंटा, यानी 5 घंटा 30 मिनट। निम्नलिखित में से किस स्थान का प्रामाणिक समय और स्थानिक समय लगभग एक समान है? तो दोस्तों इसमें से जो हमारा है, 1 मिनट, नैनी। भारत के सर्वाधिक पूर्व एवं पश्चिम में स्थित स्थानों के स्थानीय समय में कितना का अंतर है? तो 2 घंटे का अंतर है, यानी कि गुजरात का पश्चिमी हिस्सा और अरुणाचल के पूर्वी हिस्सा के बीच 2 घंटे का अंतर है दोस्तों, 2 घंटा। आइए आगे देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर से कितनी बार विचलित होती है? तो 180 डिग्री देशांतर से 4 बार विचलित होती है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री यमुनोत्तर से अंतर करती है, जिससे कि वह एक ही प्रशासन के अंतर्गत द्वीप समूह को विभाजित न करे। यदि किसी स्थान का स्थानीय मानक समय ग्रीनविच समय से 12 घंटे आगे है तो वह स्थान कहाँ पर स्थित होगा? तो 180 डिग्री पूर्व में। 12 घंटे का मतलब 180 डिग्री पूर्व में। 1 घंटे में दोस्तों 15 डिग्री होगा, 1 घंटे में 15 डिग्री, तो 12 घंटे में 12 × 15, यदि हम इसके गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 180। यदि ग्रीनविच यानी 0 डिग्री देशांतर पर रात्रि के 12 बजे हैं तो 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित काहिरा में समय क्या होगा? तो दोस्तों देख लेते हैं। जो 30 डिग्री में काहिरा में समय हमारा होगा 2 बजे रात्रि। पृथ्वी पर 2 स्थानों की स्थिति के अनुदैर्ध्य का अंतर 15 डिग्री है। स्थानीय समय में कितने का अंतर होगा दोस्तों? तो 1 डिग्री में 4 मिनट का अंतर होता है, तो 15 × 4 बराबर 60 मिनट, यानी 1 घंटे का अंतर होगा। यदि 2 स्थानों के बीच समय में अंतर 2 घंटे 20 मिनट है तो देशांतर में अंतर क्या होगा? तो दोस्तों इसका जो देशांतर में अंतर होगा 35 डिग्री। हमारा 2 घंटे का हो जाएगा 30 डिग्री और 20 मिनट का 4 × 20 को अगर हम 4 से भाग दे देंगे तो 5 डिग्री, तो 30 और 5 35 डिग्री। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहाँ से होकर गुजरता है? तो 180 डिग्री। ग्रीनविच किस देश में है? तो ग्रीनविच दोस्तों हमारा जो है यूके में है। एक देशांतर को पार करने में 2 स्थानों के स्थानीय समय के बीच क्या अंतर है? 4 मिनट। एक देशांतर को 4 मिनट। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें असत्य है। 75 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर यह रेखा पश्चिम की ओर मोड़ी गई, असत्य है। यह एक काल्पनिक रेखा है, सही है। न्यूजीलैंड बेरिंग सागर में यह रेखा पश्चिम की ओर मोड़ी गई है, सही है। न्यूजीलैंड एवं फिजी द्वीप समूह को एक साथ रखने के लिए दक्षिणी प्रशांत महासागर में यह रेखा पूर्व की ओर मोड़ी गई है, ये भी सही है दोस्तों। किसी एक क्षण निम्नलिखित नगरों में से किस एक में घड़ी का समय अन्य 3 नगरों की घड़ी के समयों के समान नहीं होता? तो अदीस अबाबा इथोपिया में नहीं होता दोस्तों।
जब ग्रीनविच में मध्याह्न है, एक जगह का स्थानीय समय 5 बजे सायं है यानी शाम है, निम्नांकित में से वह कौन सा यामनोत्तर है जिस पर उपर्युक्त जगह अवस्थित है? तो दोस्तों वो होगा 75 डिग्री पश्चिम। 75 डिग्री पश्चिम, अरे सॉरी दोस्तों, 75 डिग्री पूर्व। 75 डिग्री पूर्व होगा। काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटा आगे है, अतः यह स्थित है, तो यह कहाँ पर है? तो यह है 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर। 2 शहरों, शहर ए जो कि 30 डिग्री नॉर्थ 30 नॉर्थ 60 ईस्ट है, और शहर बी जो कि 30 डिग्री नॉर्थ और 80 डिग्री ईस्ट है, के बीच कालांतर कितना होगा दोस्तों? तो इसके बीच कालांतर होगा 80 मिनट का। आइए चैप्टर नंबर 7 देखते हैं, और आज हमारा ये चैप्टर अंतिम होगा। उसके बाद अगले पार्ट में हम लेकर आएंगे चट्टान। तो आइए चट्टान शुरू करते हैं। पृथ्वी पर लगभग 2000 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, किंतु इनमें से कुछ खनिजों से ही चट्टानों की रचना होती है। इन खनिजों की संख्या कितनी है जिनसे चट्टानों की रचना होती है दोस्तों? तो इसमें ऑप्शन में 20 से 20 होगी। पृथ्वी के द्रव पदार्थों के घनीभूत हो जाने से बनी चट्टानों को क्या कहते हैं? तो आग्नेय। आइए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे प्राथमिक चट्टानों की श्रेणी में रखा जाता है? तो आग्नेय चट्टानों को प्राथमिक चट्टानें कहा जाता है। आग्नेय शैल कहलाती हैं, तो आग्नेय शैल को दोस्तों मौलिक शैल कहा जाता है। निर्माण की दृष्टि से निम्न में से कौन सी चट्टान सर्वाधिक प्राचीन है? तो सबसे प्राचीन जो होती है दोस्तों वो हमारी चट्टान होती है आग्नेय। आग्नेय चट्टानें बनती हैं गर्म लावा के ठंडा होने से। मोह स्केल से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है? चट्टानों की कठोरता का। ग्रेनाइट की गणना किस प्रकार की चट्टानों में की जाती है? तो ग्रेनाइट एक आग्नेय चट्टान है। आग्नेय चट्टान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें असत्य दोस्तों जो है, इन चट्टानों में जोड़ पाए जाते हैं, ये गलत है। आग्नेय चट्टानों में परतों का पूर्णतः अभाव पाया जाता है, सत्य है। इन चट्टानों में रवे क्रिस्टल पाए जाते हैं। इन चट्टानों में जीवावशेष फॉसिल्स का अभाव पाया जाता है, ये तीनों सत्य है। जो शैल शेष अन्य से भिन्न है तो वो कौन सी है? तो इसमें जो अन्य से भिन्न है वो है ग्रेनाइट, क्योंकि ग्रेनाइट एक आग्नेय चट्टान है, जबकि नीस, संगमरमर और क्वार्जाइट ये कायांतरित चट्टान है। भूगर्भ में विशाल आकार की गुंबदाकार आग्नेय चट्टान को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो ये है बैथोलिथ, जो भूगर्भ के अंदर रहती है। जानवरों, वनस्पतियों, सूक्ष्म जीवों के अवशेष किस प्रकार के चट्टानों में पाए जाते हैं? तो अवसादी चट्टान में। धरातल के सर्वाधिक भाग पर निम्नलिखित में से किस चट्टान का विस्तार पाया जाता है? अवसादी चट्टान में। भूपृष्ठ का कितना प्रतिशत भाग अवसादी शैलों से ढका है? तो भूपृष्ठ का 75% भाग अवसादी शैलों से ढका है। भूपृष्ठ की बनावट में अवसादी शैलों का योगदान है तो 5%, बनावट में 5% है। निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान जैविक चट्टानों के अंतर्गत आती है? तो कोयला। कोयला किस चट्टान में पाया जाता है? तो दोस्तों जो हमारा कोयला है वो परतदार चट्टान में पाया जाता है। आइए आगे देखते हैं। पेट्रोलियम यानी खनिज तेल किस चट्टानों में पाया जाता है? तो खनिज तेल जो हमारी है वो प्राचीन संस्कृत चट्टानों में पाया जाता है, यानी परत वाली। निम्नलिखित में से कौन परतदार चट्टान नहीं है? तो परतदार चट्टान नहीं है दोस्तों जो, वो हमारा इसमें से है क्वार्जाइट। चूना पत्थर, सेल और बालूका पत्थर ये तीनों परतदार है, जबकि क्वार्जाइट परतदार चट्टान नहीं है। निम्नलिखित में से कौन परतदार चट्टान इसमें से नहीं है इन सब में से? तो दोस्तों इसमें स्लेट नहीं है, क्योंकि स्लेट और ये क्वार्जाइट ये सब कायांतरित चट्टानें हैं, कायांतरित चट्टान। जबकि जिप्सम, कांग्लोमरेट, डोलोमाइट ये सब परतदार चट्टानें हैं। निम्नलिखित में से कौन विलग प्रकार की चट्टान है? तो आइए देखते हैं इसमें से। विलग प्रकार की चट्टान जो हमारी है यह है संगमरमर। एक मिनट दोस्तों, संगमरमर क्योंकि ये कायांतरित है, जबकि बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, कांग्लोमरेट ये सब अवसादी चट्टानें हैं। पृथ्वी के आंतरिक भाग में किस चट्टान का निर्माण अधिक उष्मा और अधिक दबाव से हुआ है? तो कायांतरित चट्टानों का निर्माण। आइए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 23। प्रश्न संख्या 23।
बलुआ पत्थर परिवर्तित होता है, तो बलुआ पत्थर परिवर्तित होता है तो उसके बाद किस चीज़ का निर्माण होता है, तो क्वार्टजाइट में। चूना पत्थर का कायांतरित रूप क्या है, संगमरमर। निम्नलिखित में से कौन सी रूपांतरित चट्टान है, तो नीस एक रूपांतरित चट्टान है, जबकि ग्रेनाइट आग्नेय है, कोयला अवसादी है और चूना पत्थर अवसादी है। निम्नलिखित में से कौन कायांतरित चट्टान है, तो इसमें से दोस्तों कायांतरित चट्टान जो हमारा संगमरमर है, जो कि चूना पत्थर से बनता है। नीस चट्टान निम्नलिखित में से किस कोटि की है, तो नीस परिवर्तित कोटि यानी कायांतरित है। आइए सूची का मिलान करते हैं। स्लेट कायांतरित शैल है, एक मिनट दोस्तों, स्लेट जो है कायांतरित शैल है। लिग्नाइट अवसादी शैल है। बॉक्साइट अलौह खनिज है और ग्रेनाइट आग्नेय शैल है। इसका जो हमारा आंसर होगा बी होगा। बेसाल्ट के रूपांतरण के फलस्वरूप किस चट्टान का निर्माण होता है, तो बेसाल्ट के रूपांतरण के बाद एम्फीबोलाइट बनता है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, तो इसमें जो दोस्तों पहला वाला बलुआ पत्थर कांग्लोमरेट दिया हुआ है, ये गलत है, जबकि चूना पत्थर से संगमरमर बनता है। ग्रेनाइट से नीस और ग्रेबो से सर्पेंटाइन और बलुआ पत्थर से दोस्तों क्वार्टजाइट का निर्माण होता है। क्वार्टजाइट निम्नलिखित में से कौन रूपांतरित चट्टान नहीं है, तो इसमें से दोस्तों जो रूपांतरित चट्टान नहीं है वो हमारी है डायोराइट, जबकि स्लेट सिस्ट और फाइलाइट रूपांतरित है। निम्नलिखित में से कौन सा कारण चट्टानों के रूपांतरण के लिए उत्तरदायी नहीं है, तो ताप है, दाब है, घुलन है, मगर अपर्दन नहीं है। अवसादी शैलों का दूसरा नाम क्या है, तो दोस्तों अवसादी शैलों को इनमें से कोई नहीं है। अवसादी शैलों का दूसरा नाम क्या है, तो इनमें से कोई नहीं है दिया हुआ। अस्तरित नहीं, अस्तरित भी नहीं और अरंध्री भी नहीं। एक मिनट दोस्तों, शायद क्वेश्चन कुछ गलत हो गया है, एक मिनट। अवसादी शैलों का दूसरा नाम क्या है, तो अवसादी शैलों को हम कहा जाता है अस्तरित शैल। और निम्नलिखित में से कौन सा कारण चट्टानों के रूपांतरण के लिए उत्तरदायी नहीं है, तो दोस्तों ये सही है, अपर्दन नहीं है, जबकि ताप दाब घुलन है। इसमें हमारा गड़बड़ी हो गई थी, जो हमने गलत बता दिया था। अस्तरित शैल कहते हैं अवसादी शैलों को। निम्नलिखित में से कौन सी रूपांतरित चट्टान है, तो इसमें से रूपांतरित चट्टान स्लेट है। स्लेट और संगमरमर क्या है, तो कायांतरित चट्टानें या रूपांतरित चट्टानें हैं। निम्न में से आग्नेय चट्टान कौन सी है, तो इनमें से आग्नेय चट्टान जो है ग्रेनाइट है, जबकि क्वार्टजाइट ये रूपांतरित है। और चूना पत्थर लाइमस्टोन यानी चूना पत्थर अवसादी है और स्लेट ये भी रूपांतरित है। रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति किन चट्टानों से होती है, तो इनकी उत्पत्ति दोस्तों जो है आग्नेय और तलछटी दोनों चट्टानों से होती है। निम्नलिखित में से कौन कायांतरित शैल है, तो संगमरमर। निम्नलिखित में से कौन रूपांतरित चट्टान नहीं है, तो इसमें से जो रूपांतरित चट्टान नहीं है ग्रेनाइट, क्योंकि ग्रेनाइट एक आग्नेय चट्टान है। प्रश्न संख्या 39। आइए देखते हैं आगे। अपक्षय की कौन सी एक प्रक्रिया यांत्रिक और रासायनिक दोनों अपक्षय की है, तो इसमें से जो दोस्तों हमारा आंसर होगा वो होगा जल योजन। ये अपर्दन और अपक्षय की रासायनिक और यांत्रिक दोनों प्रकार की है। अधोलिखित कौन सी चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं, अधोलिखित मतलब इसमें से जो दिया हुआ है, तो ग्रेनाइट में नहीं पाया जाता, क्योंकि ग्रेनाइट एक आग्नेय प्रकार की चट्टान है, जबकि सेल कांग्लोमरेट और बलुआ पत्थर में पाया जाता है। निम्न में से कौन सा एक बीतली आग्नेय शैल का उदाहरण है, तो इसमें से दोस्तों जो बीतली आग्नेय शैल का उदाहरण है वो है ग्रेनाइट। आइए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मृत शैल है, तो मृत शैल जो है दोस्तों वो है हमारा आग्नेय। क्वार्टजाइट निम्नलिखित में से किसका कायांतरण है, तो बलुआ पत्थर का। धन्यवाद दोस्तों। इसके आगे का हम दूसरे वीडियो में लेकर आएंगे, पार्ट 3। आज यहीं समाप्त करते हैं।